हेलो एवरीवन। विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के तहत इम्पॉर्टेंट फैक्ट को और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ कवर किया है। तो राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे बच्चे या फिर राज्य से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे या फिर सीजीएल के बच्चे, उनके लिए बहुत लाभान्वित होगी ये वीडियो। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसमें क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट बताऊँगा, आपको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। और अगर बात करें ब्लड की, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसके अंतर्गत सब कुछ आते हैं, आपके ब्लड हो गया, हृदय हो गया, और भी चीज़ें हैं वो आती हैं। तो उनका खोजकर्ता कौन थे? तो विलियम हार्वे रक्त का खोज नहीं की, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया है। ठीक है, और इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर। ये 1901 में खोजे हैं ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ को। 4 ब्लड ग्रुप हैं। कितने हैं? 4 ब्लड ग्रुप हैं। तो 4 ब्लड ग्रुप में 3 का खोज कौन किया? लैंडस्टीनर। और एक और बच गया ए बी। तो ए बी के खोजकर्ता कौन है? तो इन्हीं के सहयोगी है डेकस्टेलो, इन्हीं के साथी हैं डेकस्टेलो और स्टर्ली। इन्होंने 1902 में ब्लड ए बी ग्रुप खोजा था। लैंडस्टीनर को बाद में नोबेल प्राइज भी वगैरह भी मिला हुआ था प्राइज। चलिए अब रक्त के बारे में समझते हैं। रक्त क्या है? इसका पीएच मान क्या होगा? 7.4। देखिए पीएच मान समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ले लिए, ये बीच में है 7, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 14 है। ठीक है, 7 वाले को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल बोलेंगे, मतलब उदासीन है ये। जैसे पानी आपका न्यूट्रल है, ना तो आपका खट्टा लगता है ना ही आपको कड़वा लगता है। क्षार का मतलब 7 से 14 जाएगा, तो ये क्या होगा? क्षारीय मतलब जैसे आप खाद को खा के देखिए, खाद एकदम कड़वा लगेगा, तो जो कड़वा होगा स्वाद में, उसको क्या बोलेंगे? हम क्षारीय बोलेंगे। और जो अम्लीय 7 से इधर 0 तक आपका जो होगा, जिसका पीएच मान 7 से इधर डाउन हो, वो क्या होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय मतलब एसिड। ठीक है, एसिड और बेस। तो एसिड यानी ये क्या होगा? स्वाद में खट्टा। अम्ल का काम क्या होता है? भोजन को पचाने में। जैसे आप कुछ खा लिए, बहुत ज़्यादा अकड़म बकड़म खा लिए, अकड़म बकड़म खाने के बाद आपको पचने के लिए नींबू खिला दिया जाता है। नींबू खाते हैं तो आपका पचता है। ठीक है, तो पानी याद रखिएगा, और ये अम्ल। तो इनका क्या है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। और ये क्या है? क्षारीय है। ठीक है, रक्त से संबंधित और चीज, मान लीजिए किसी का बीपी मापना है। बीपी डॉक्टर क्यों मापते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं इसको। ब्लड प्रेशर कैसे मापते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर कैसे मापते हैं? वो जो भर के हवा दबाते हैं ना, उसे बीपी मापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर, ये याद रखिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। अब बीपी कितना होगा? सामान्य मनुष्य का 120/80 mmHg। ठीक है, mmHg। इसको क्या बोलेंगे हम? 120 को तो सिस्टोलिक, और इसको क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक। क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक। तो ये भी आप याद रखिएगा। ब्लड कितना होना चाहिए? ब्लड प्रेशर एक सामान्य मनुष्य का तो 120/80 होना चाहिए। इसको किससे मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। वो जो ऐसे लगा के यहाँ पे और कान में लगा के ऐसे दबा के देखते हैं ना, वो क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर है, याद रखिएगा। ब्लड क्या है? क्षारीय है। ठीक है, ब्लड हो गया। ब्लड कितने? 4 हैं, तो ए, बी, ओ और फिर ए बी। अब देखिए ओ को क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये सबको दे सकता है। सार्वत्रिक दाता किसको बोलते हैं? ओ को। ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है? ए बी। ए बी सबसे लेगा, और ओ जो है वो सबको देगा। एक और होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है? जैसे ओ नेगेटिव रेयर ब्लड ग्रुप है, और बॉम्बे नेगेटिव उससे भी रेयर है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है? जो रियरेस्ट ब्लड ग्रुप हो, मतलब 0.0004% पूरे मतलब विश्व में इतने ही परसेंट लोग हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप से। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लोग बहुत रेयर होता है, वो जल्दी मिलता नहीं है। और अब बढ़ते हैं आगे, ब्लड का दिखाते हैं। ब्लड में क्या होता है? देखिए रक्त में क्या है? 2 टाइप। एक तो प्लाज्मा, 2 चीज होता है। एक तो प्लाज्मा जो 55% होगा, और दूसरा होगा रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं कह लीजिए। प्लाज्मा कितना होगा? 55%, और कोशिकाएं कितनी होंगी? रक्त कोशिकाएं 45%। प्लाज्मा में 90% क्या होगा? जल होगा, और 10% क्या होगा? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, आपको पता है कि मानव शरीर में 70% जल है। ठीक है, ज़्यादातर जल ही है। तो रक्त कोशिकाओं को हम 3 भाग में बांटे हैं। कौन कौन? आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस। देखिए इसको क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं।
और इसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि लाल रक्त कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को, तो ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। और इधर तीसरा टर्म है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल है, रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आपके पूरे बॉडी में रक्त हो जाएगा, जय श्री राम, मर जाइएगा। रक्त वाहिकाओं की मरम्मत, रक्त जो ले जा रहे हैं उसकी मरम्मत करना। संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है, संक्रमण से, ठीक है। यहाँ पे केंद्रक नहीं होगा और इसका आकार गोल होगा, गोला आरबीसी का। इसमें केंद्रक है, इसमें भी केंद्रक है, ठीक। इसका जीवन काल होगा 120 दिन के आसपास, इसका जीवन काल 1 से 4 दिन। और फिर यहाँ पे देखिए इसका विकास होता है अस्थि मज्जा, मतलब बोन मैरो में। कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। लेकिन देखिएगा भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है, लीवर में इसका निर्माण होता है। आरबीसी का कब्रगाह किसको बोलते हैं, स्प्लीन या तिल्ली, या इसी को बोलते हैं प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह, ठीक है। 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक। और अगर हम देखें कितना रक्त होता है एक सामान्य मनुष्य में, तो 5 से 6 लीटर। एक सामान्य मनुष्य में, मतलब पुरुष में 5 से 6 लीटर रक्त होगा, और महिला में जो होगा 1 लीटर कम कर दीजिए, 1 लीटर के आसपास। ब्लड क्लॉटिंग बनाने वाला जो अनिवार्य प्रोटीन है वो फाइब्रिनोजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का बनाना। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, संक्रमण से रक्षा करता है कौन, डब्ल्यूबीसी। इसको बोलते हैं वीर सिपाही। वीर सिपाही क्यों बोलते हैं, क्योंकि संक्रमण से रक्षा करता है। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में कौन बड़ा है, तो मोनोसाइट यानी केंद्राणु। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन है, लसिका कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट सेल 2 टाइप की होती है। जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो टी लिम्फोसाइट पे प्रहार करेगा, टी लिम्फोसाइट को बोलेगा तू खत्म हो जाओ, और टी लिम्फोसाइट पे जब प्रहार करेगा तो आपका प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगा, आपके बॉडी में घाव जब होंगे तो जल्दी भरेंगे नहीं। तो लसिका कोशिका जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का बता दिया मैंने। अब देखिए रुधिर में अधिक अगर डब्ल्यूबीसी हो गया, मान लीजिए ब्लड में किसी का ज्यादा, जैसे नहीं होता कि ज्यादा खा लिए तो उल्टी हो जाएगा, तो उसी तरह ज्यादा रुधिर में अगर मतलब ब्लड में ज्यादा डब्ल्यूबीसी हो गया तो ल्यूकेमिया होगा। ल्यूकेमिया जिसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, यही है ब्लड कैंसर, ठीक। डब्ल्यूबीसी का कितना है, तो 5000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर, ये याद रखिएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं मानव का पाचन तंत्र में। एक बार मैं आपको ब्लड पे ले चलता हूँ, ब्लड का फिगर आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि ब्लड में क्या क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है। ब्लड, ये है ब्लड, देखिए ये है ब्लड, तरल संयोजी ऊतक है। प्लाज्मा, ये देखिए ये व्हाइट वाला भाग ये दिखेगा प्लाज्मा। लाल रक्त कणिका ये देखिए लाल वाला। श्वेत रक्त कणिका ये छोटा वाला। प्लेटलेट्स ये छोटा कलर का दिख रहा है, छोटा एकदम छोटा। इसको मैं जूम कर दूँ, ये देखिए जूम, ठीक। एक और फिगर दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे, ये है आपका रेड ब्लड सेल, ये है प्लेटलेट से छोटा। अब ये है व्हाइट ब्लड सेल, मतलब डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये है आपका उससे संबंधित। अब मैं पाचन तंत्र का थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको एक बार फिगर दिखाता हूँ, उसके बाद चीज़ें समझाता हूँ। ये लार ग्रंथि, ये है मुख। मानव मुख से भोजन जब डालिएगा, देखिए मनुष्य को जीने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन अगर पर्याप्त मात्रा में, भोजन में सब कुछ नहीं रहेगा, जैसे प्रोटीन नहीं रहेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, है ना, वसा नहीं रहेगा, खनिज लवण नहीं रहेगा, तो शरीर क्या होगा, धीरे धीरे मतलब विखंडित होने लगेगा, मतलब धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। तो यहाँ भोजन जब हम डालते हैं तो यहाँ से फिर नीचे आते हुए आहार नली ऐसे होते हुए फिर आपका स्टोमक जाते हुए, स्टोमक से फिर इधर गुजरते हुए छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, ऐसे करके मल द्वार से बाहर निकल जाता है। बाकी अपशिष्ट पदार्थ जो है भोजन है। लीवर देखिए, यानी जीगर का टुकड़ा नहीं बोलते, जीगर का टुकड़ा है मतलब लीवर, उसी को बोलते जीगर, या उसी को बोलते यकृत। और पित्ताशय यही छोटा सा हरा रंग का है, इसी में लीवर से स्रावित होता है पित्त। और पित्त जो है वो गॉल ब्लैडर में जमा होता है, पित्ताशय में बड़का सा थैली रहता है, ठीक। अमाशय हो गया, अग्न्याशय हो गया यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, अभी आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले समझिए कि मानव शरीर में जो है 70% जल है। उसके बाद हमको चाहिए क्या, भोजन। अब भोजन के लिए क्या कहिएगा, मुंह में डालिएगा तो सबसे पहले काटिएगा। अब काटने के लिए क्या चाहिए, दांत। दांत देखिए 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने होंगे, 32 टोटल। किसी का 32 होता है, किसी का 30, किसी का 28। हमारे यहाँ झारखंड में जैसे नहीं बोल देते हैं कि 32 दांत है, इसका बात लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। खैर होता है, मानने वाले बात मान लेते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत के लिए देखिए, दांत 4 प्रकार कौन होंगे, कृंतक, इंसीजर जो सामने वाला है, ये कच काटते हैं, ऐसे कट करके काटते हैं। चाहे गुस्सा आएगा तो ऐसा करते हैं, गुस्सा, यही कृंतक को दबाते हैं आप, इसको नहीं दबाते हैं। ये चवर्णक, अग्र चवर्णक को नहीं दबाते हैं। जब गुस्सा आएगा तो इसको दबाते हैं, मतलब कृंतक, मतलब काटिए देंगे, ऐसे बोलते हैं ना। फिर रदनक मतलब केनाइन, इसका काम है भोजन फाड़ना। देखिए इधर ऐसे, यहाँ
दो नीचे दो ऊपर, जिसे बम काट के फेंकना है ना, बम काट के ऐसे बम काट के फेंके होंगे, मूवी में देखे होंगे, बम काट के फेंकता है, यही कृंतक रदनक का काम है ये। अग्र चवर्णक और चवर्णक, देखिए प्री माने होता है पहले, जैसे पीटी प्री, तो प्री मतलब अग्र, अग्र मतलब पहले, अग्र चवर्णक, प्री मोलर और मोलर, मोलर मतलब होता है चवर्णक और प्री मोलर मतलब होता है अग्र चवर्णक। अब इन दोनों का काम होता है पीसना, कभी कभी नहीं बोलते पीस देंगे, ऐसे करके पीस देंगे तो चिक टूथ बोलते हैं, देखिए पीसिएगा तो यहाँ पे आएगा आपका चिक टूथ बोलते हैं इसको, पीस देंगे ऐसे। दंतवल्क या इनामिल या इनेमल एक ही चीज है, दंतवल्क याद रखिएगा, दंतवल्क कभी कभी हिंदी पूछ देगा। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत, गुस्सा आता है तो दांत ये पीसते हैं, क्योंकि पता है आपको कुछ नहीं होना है ना। तो दांत की ऊपरी परत 98% कैल्शियम लवण से बनी है। कैल्शियम लवण में क्या क्या हो गया, मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम लवण किन से बना है, तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। इसे फ्लोरीन मजबूती देता है, फ्लोरीन मजबूती दिया, दांत जो है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग बन गया। बच्चा जब माँ का दूध बचपन में पीता है, बच्चा दूध पीता है माँ का दूध, ठीक, तो उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, तब उसका दांत को लेके एकदम तुनमुनु करते रहता है। और दांत 2 बार आदमी का निकलता है, एक बार तो बचपन में निकला, टूट गया, फिर एक बार निकलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और 17 वर्ष के बाद आपका बुद्धि का दांत आता है। कभी कभी किसी किसी का देखिएगा 30 वर्ष में आएगा, कभी कभी 32 वर्ष में आएगा, कभी कभी 28 वर्ष में आएगा, वो अलग बात है। बुद्धि का दांत भी एक निकलता है, जिससे आपका बुद्धि होता है। चलिए उसके बाद देखें हम, तो दांत समझ गए, इसलिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। कैल्शियम हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए व्यक्ति को दूध पीते रहना चाहिए। दूध से क्या मिलती है, कैल्शियम मिलती है। अब आते हैं जीभ पे। अब जीभ में नहीं बोलते हैं स्वाद आ रहा है, अब जीभ में स्वाद आपको ऐसे नहीं पता चलता है, खा लेते हैं ऐसे ही, कुछ स्वाद आ गया अलग बात है, लेकिन स्वाद यहाँ 4 तरीका से कहाँ कहाँ आएगा वो बता देता हूँ। जीभ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे आगे वाला भाग देखिए, ये वाला आगे वाला भाग, ये आता है मीठा, ये स्वीट यानी मीठा देगा स्वाद, जहां यहां जैसे ही जाएगा मीठा देगा। और अब नमकीन जाने के लिए यहाँ पे आपको कुछ रखे, नमकीन पता नहीं, यहाँ साइड में है, यहाँ दोनों साइड, ये वाला और ये वाला, ये साल्टी यानी नमकीन का स्वाद पता चलता है यहाँ पे। और थोड़ा पीछे जाइए यहाँ पे तो सोर मतलब खट्टा का, खट्टा खाते ऐसे करते खट्टा। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, बिटर, बिटर मतलब तीखा, जिसको बोलते हैं तीता लग गया, लास्ट में अंदर जाता है तब तीता लगता है, यहाँ पे नहीं लगता है। खैर अब प्रयोग मत कीजिएगा, है ना। तो ये जीभ के 4 पार्ट मैंने चारों दिखा दिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आते हैं मानव शरीर के पाचन तंत्र में। सबसे पहले समझिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो नोट करना है करते भी रहिएगा। और सबसे पहले भोजन को उठाए, यहाँ काटे, मुंह में रखे, मुंह में जैसे ही रखेगा लार मिलेगा, लार। भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। अब मुख से आरंभ होगा, भोजन जब अंदर लिएगा, गटकिएगा मतलब निगलना, तो यहाँ पे देखिए 2 छिद्र हैं, एक तो नाक वाला, एक मुंह वाला, ये वाला जो जाता है, तो दोनों का छिद्र एक ही। भोजन डालिएगा तो नकियों में ना आ जाएगा, तो वो नहीं आता है। कारण क्या है, एपिग्लॉटिस है वहाँ पे, वो ढक्कन की तरह ढकनी बंद कर देगा, मतलब ऊपर मत जाओ, नीचे सीधे चल जाओ, नीचे आहार नली में भेजेगा, ग्रास नली में। ग्रास माने घास, नली मतलब नली, तो ग्रास नली में जैसे ही जाएगा, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, ठीक। उसके बाद जब नीचे जाएगा तो स्टोमक में चल गया, उसके बाद प्रक्रिया अलग है। अब देखिए यहाँ पे मनुष्य का मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1400 ग्राम या 3 पाउंड कह लीजिए आप, बात बराबर है। यकृत यानी लीवर, जिसको जिगर हम कह रहे थे, सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत यानी लीवर, याद रखिएगा, पूछता है। इसका कार्य 3 कार्य याद रखिएगा। पित्त का लगातार श्रवण करना। पित्त काम क्या करता है, पित्त देखिएगा, पित्त काम करता है भोजन को सड़ने से बचाना। भोजन गया, अब सड़ियो जाएगा ना, लेकिन सड़ने से कौन बचाता है, तो पित्त बचाता है। अब फिर दूसरा क्या है, आरबीसी के लिए आयरन स्टोर करना। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाओं के लिए, आयरन मतलब लौह तत्व, लौह तत्व की कमी से एनीमिया या रक्त क्षीणता या रक्त अल्पता होती है, ठीक है। और अगर रक्त मतलब लौह तत्वों की कमी है तो पालक, सेव, मड़ुआ खाइए, ठीक हो जाएगा। तो आरबीसी के लिए आयरन स्टोर कौन करता है, लीवर करता है, बहुत बड़ा काम है इसका। एंजाइमों का श्रवण। अब एंजाइम क्या करते हैं, पाचक होते हैं। एंजाइम कई तरह के होते हैं, पाचक एंजाइम बहुत सारे हैं हमारे बॉडी में, वो पचाते हैं कि कोई वसा को पचा रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा है, कोई खनिज लवण को पचा रहा है, तो इनका काम पचाना होता है। अब आते हैं अमाशय में यानी स्टोमक में। स्टोमक प्रोटीन पाचन का महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे बॉडी में। स्टोमक जो है वो प्रोटीन पचाता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट बोलता है कि तू जाओ आगे, यहाँ नहीं पचने देंगे, इसको धकेल के नीचे भेजेगा। अमाशय के भीतरी मतलब स्टोमक के भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां हैं जो जठर रस निकालती हैं। और जठर रस क्या होती है, अम्लीय। अम्लीय मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। अम्लीय क्या होंगे, पाचक एंजाइम होते हैं। मैंने अभी बोला ना, नींबू जिसका लगभग मेरे ख्याल से 2.2 होता है ना, पीएच मान देख लीजिएगा आप। नींबू खाते हैं क्यों, पचाने के लिए। जैसे बहुत लोग शराब पीते हैं, शराब के बाद नींबू खा लेगा, नींबू मतलब पचा दिया वो।
इसमें क्या है, पेप्सिन रेनिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ये क्या है, पाचक एंजाइम है, ठीक है। तो अमाशय वाला बात समझ में आ गया। अब आते हैं पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय। अमाशय अग्न्याशय दो अलग अलग चीजें, एक ही मत समझ लीजिएगा। इसके अंटरनल भाग से मतलब अंतःस्रावी भाग से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ग्लूकेगॉन छोड़ दीजिए, इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होगा, जिसको लोग चिनिया भी रोग बोलते हैं, ठीक। आरबीसी का कब्रगाह कौन सा है, स्प्लीन यानी प्लीहा, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें, ये आगे छोटी आंत। अब भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में जाने के बाद क्या होगा, भोजन का पाचन लगभग यहीं कंप्लीट हो जाएगा। छोटी आंत में भोजन का पाचन लगभग कंप्लीट हो जाता है। भोजन आते ही इसमें 3 पाचक रस मिलेंगे, पचाने वाला रस मिलेगा तब तो पचाएगा। पहला मिलेगा पित्त रस, दूसरा आंत्र रस और तीसरा अग्न्याशय रस, ठीक है। देखिए, पहला यकृत द्वारा स्रावित होता है, पित्त रस क्या है, लीवर द्वारा स्रावित होता है। अब पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जमा होता है। पित्त रस जो होता है, जिसको बाइल जूस बोलते हैं, यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। ये वसा का पाचन करता है। जितना तेलीय चीज खाइएगा, तेल हो गया और डालडा हो गया, घी हो गया, ये सब खाइएगा, मूंगफली हो गया, खाइएगा तो वसा मिलेगा। वसा क्या करता है, आपकी बॉडी को क्या करता है, ऊर्जा देता है। तो वसा का पाचन कहाँ होगा, पित्त रस करता है, ठीक। दूसरा आता है आंत्र रस यानी इंटेस्टाइनल जूस, 2 से 3 लीटर प्रतिदिन स्रावित होता है। कौन सा जूस, आंत्र रस मतलब इंटेस्टाइनल जूस, सॉरी। इसमें क्या होता है, एंजाइम उपस्थित होते हैं कुछ। देखिए, एंजाइम 2 मुख्य प्रकार से हैं। पहला है माल्टेज। ये माल्टेज एंजाइम क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। ग्लूकोज से क्या मिलता है, हमारे बॉडी को ऊर्जा मिलती है, तो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक। और सुक्रेज जो है, सुक्रेज एंजाइम जो है, वो सुक्रोज मतलब चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और चीनी का सूत्र क्या है, C12H22O11। देखिए, फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज ध्यान दीजिएगा, फ्रक्टोज को बोलते हैं फल शर्करा। सबसे मीठी जो चीनी होगी, क्वेश्चन पूछता है यहां से, वो होगी फल शर्करा यानी फ्रक्टोज। अब रक्त में यदि शर्करा यानी सुक्रोज का मात्रा बढ़ जाए, सुक्रोज का स्तर यानी रक्त में अगर सुक्रोज बढ़ गया तो डायबिटीज यानी मधुमेह होगा। 2 चीज याद रखिएगा, पहला, रक्त में अगर शर्करा यानी सुक्रोज की मात्रा बढ़ गई तो डायबिटीज होगा, और इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी होगी तब भी आपको डायबिटीज होगा, जिसको चिनिया रोग भी बोलते हैं। अग्न्याशय रस यानी पैनक्रियाटिक जूस, 98% इसमें जल होते हैं और टॉप 2% एंजाइम और लवण होते हैं। तो 2% एंजाइम और लवण होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, जो एंजाइम और लवण होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा, जिसको आप मीठा सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र है NaHCO3। धावन सोडा या धोने वाला सोडा वो कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। पूर्ण पाचक रस इसी को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब पचा लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट पाचक रस। इसमें एंजाइम कौन कौन स्रावित होते हैं जो पचाने में मदद करते हैं, तो लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, इसके अलावा और भी हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। अब भोजन जब हम करते हैं तो भोजन से क्या मिलता है, पोषक तत्व। क्या मिलता है, पोषक तत्व। कौन कौन पोषक तत्व मिलेंगे, यानी न्यूट्रिएंट्स क्या मिलेगा, हमको भोजन का पोषक तत्व क्या क्या मिलेगा, और हमको चाहिए ही बॉडी को डेवलप करने के लिए, काम करने के लिए, दिन रात काम करते हैं हम लोग। पहला वसा क्या करता है, बॉडी को ऊर्जा देता है। जितना भी तेलीय चीज होगा, जैसे आपका सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सूर्यमुखी हो गया, घी हो गया, है ना, ये सब क्या देगा, आपके बॉडी को ऊर्जा यानी वसा देगा। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, बॉडी को ऊर्जा। किससे मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, शकरकंद खाइए, पपीता खाइए, उसके अलावा गन्ना पीजिए, आलू खाइए, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा, खिलाड़ी लोग जब आता है तो उसको मिलता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का टूटा हुआ रूप ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़िएगा तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज क्या करता है, ऊर्जा देता है। तो खिलाड़ियों को क्या चाहिए, ग्लूकोज। चलिए तीसरा में आते हैं, विटामिन और खनिज। देखिए, विटामिन और खनिज का काम, खनिज लवण का काम क्या है, स्वस्थ रखना और रोगों से लड़ने में मदद करना। विटामिन A, B, C, D, E, K, है ना, विटामिन बहुत सारे। खनिज लवण में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लौह तत्व बहुत सारे हैं। ये सब क्या करते हैं, स्वस्थ रखते हैं हम लोग, हमारे बॉडी को स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो रोग से नहीं लड़ पाइएगा आप, ये भी याद रखिएगा। तीसरा है आपका, अगला है आपका प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन देखिए, बॉडी में टूट फूट होगा, हाथ गोड़ टूटेगा तो नहीं, उसका ठेका लेके प्रोटीन नहीं बैठा हुआ है। अंदर बॉडी के अंदर अगर कोई टूट फूट हो रहा है तो उसका मरम्मत कौन करेगा, प्रोटीन। और प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। और प्रोटीन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किसमें होती है, फलियों में। फलियां मतलब लेग्यूम्स, किसको बोलते हैं, लेग्यूम्स। फलियों में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होती है, सबसे ज्यादा नहीं लेकिन पर्याप्त मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा में। अब खनिज लवण के स्रोत क्या क्या है देख लीजिए यहाँ। पहला आयोडीन, लौह अयस्क,
फास्फोरस, कैल्शियम। अब आयोडीन में आते हैं। देखिए कभी कभी देखिएगा गला में ऐसे निकल गया, घेंघा रोग बोलते हैं या गलगंड भी बोलते हैं उसको, या ग्वाइटर भी बोलते हैं, ठीक है। आयोडाइज्ड नमक खाइएगा तो आयोडीन का कमी नहीं होगा। मछली खाइए, केकड़ा खाइए। पुराने जमाने में झारखंड में बहुत सारे आदिवासी लोग रहते थे, सब यही सब मछली केकड़ा खा खा के कुछ नहीं होता था उनको। तो ये है, अधिक नमक सेवन कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, और कमी से घेंघा रोग होगा। घेंघा मतलब ग्वाइटर। अभी आपको इसके बारे में समझाते हैं। लौह तत्व मतलब खून की कमी। खून की कमी खून में ही होता है, लौह मतलब ब्लड में होता है लौह तत्व। लौह तत्व की कमी अगर होगी तो आप पालक खाइए, सेव खाइए, मड़ुआ खूब होता है आदिवासियों के यहाँ। यकृत, लीवर आदमी का मत खा लीजिएगा, किसी जीव का खाना है, ठीक है। फास्फोरस, केला, बादाम, दूध खाइए, फास्फोरस मिलेगा। कैल्शियम, दूध, अंडा, मूली, केला ये खाइएगा तो कैल्शियम मिलेगा। दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम, जो कि हड्डी और दांत के लिए मजबूत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब समझिए इसको, अत्यधिक रक्तचाप, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या होगा, उच्च रक्तचाप। रक्तचाप को हम किस में मापते हैं, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80, मैंने अभी आपको बताया। रक्तचाप को मापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर में, ठीक है। किस में होते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर में। तो ये बात याद रखिएगा। और हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर उनको नमक नहीं खाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका विटामिन्स। अब विटामिन में, ये विटामिन बहुत तरह के हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ आपको बताते हैं। देखिए एक हीरोइन है, बहुत गोरी है, देखिएगा, भूमिका चावला। आजकल तो पता नहीं ये दूसरे हीरोइन लोग को देखते होंगे आप, लेकिन भूमिका चावला, बी से भूमिका, सी से चावला, डेली नहाती है, जल में घुलती है। जल में घुलना मतलब टब में घुस जाती है, नहाते रहती है। भूमिका चावला नहाते रहती है। बी से भूमिका, सी से चावला। भूमिका चावला मतलब विटामिन बी और सी। अब भूमिका चावला पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, वहाँ से निकल जाइए, यहाँ आ जाइए। बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। जितने भी विटामिन यहाँ पे मैंने लिखे हैं उसमें 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में है, बाकी वसा में। अब वसा क्या मतलब, वसा मतलब घी, तेल, ये सब ज़्यादा मत खाइएगा, तो फैट हो जाएगा। फैट मतलब मोटा, और मोटापा सभी बीमारियों की जड़ है। मोटापा अगर किसी को है तो डेली भागना स्टार्ट कीजिए आप, नहीं तो मोटापा सभी बीमारियों की जड़ है, सब बीमारी पकड़ लेगा धीरे धीरे। अब देखिए आपको क्या नहीं लेना है, अधिक आपको नहीं लेना है वसा, यानी वसा में घुलनशील अधिक याद रखिए, अधिक वसा नहीं लेना है। यानी विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है, और भूमिका चावला यानी बी, सी जल में घुलनशील है, याद रखिएगा। अब यहाँ विटामिन रासायनिक नाम, अभाव से रोग स्रोत, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी अगर हो जाएगी विटामिन ए तो दृष्टिहीनता, माने अखियां खराब हो जाएगा, रतौंधी भी हो जाएगा, नहीं लोगेगा, ठीक है। गाजर सबसे उत्तम स्रोत विटामिन ए का। जैसे पढ़ाई करने वाले हर स्टूडेंट को, मैं तो बोलता हूँ पढ़ाई करने वाले हर स्टूडेंट को, लोक सेवा की तैयारी करें चाहे कुछ भी करें, हर स्टूडेंट को गाजर खूब खाना चाहिए, लड़के को। और लड़के में पौरुषत्व का विकास होता है गाजर खाने से, मतलब समझ रहे हैं ना, पौरुषत्व का विकास मतलब आपका बहुत तरह का बात है। तो गाजर का हलवा खाइए, गाजर खाइए, गाजर का जूस पीजिए, गाजर कच्चे खा जाइए सलाद में। गाजर सबसे उत्तम स्रोत, दूध, मक्खन, ये भी खाइए आप, बहुत अच्छी बात है। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग होगा। अनाज, सोयाबीन, दूध लीजिए, ठीक हो जाएगा। विटामिन सी, केवल देखिए ध्यान दीजिए, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है। स्कॉर्बिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू हो, संतरा हो, आंवला हो, ये हो वो हो, अब खट्टा अचार मत खाइएगा, खट्टे फल में पाया जाता है, टमाटर और नींबू में। तो ये क्या करता है, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं, ठीक है, ये याद हो गया। चलिए विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। अब कैल्सीफेरॉल की कमी से 2 रोग होगा, एक बच्चा में, एक बड़ा में। बच्चा में होगा रिकेट्स मतलब सूखा रोग, और बड़ा में होगा ऑस्टियोमैलिशिया, मलेशिया मत जाइए, ऑस्टियोमैलिशिया वयस्क में होता है। विटामिन डी की कमी से पूछ दिया कि बच्चा में कौन, तो रिकेट्स, वयस्क में नहीं होगा रिकेट्स, वयस्क में ऑस्टियोमैलिशिया। सूर्य का प्रकाश लीजिए, विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत है। सूर्य भगवान का दर्शन कीजिए और मक्खन खाइए। पहले के टाइम में कृष्ण जी बहुत मक्खन खाते थे तो उनका बहुत सब ठीक था। विटामिन ई का नाम है टेकोफेरोल क्या करता है, त्वचा और जनन शक्तियों में कमी। विटामिन ई की कमी से कौन सा होगा, जनन शक्ति में कमी, मतलब लड़का जो है बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, मतलब पुरुष, और महिला भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनन शक्ति में कमी आ जाती है। इसके लिए बादाम, गेहूं, मूंगफली, तेल वगैरह खाइए। चलिए विटामिन के, इसका नाम है फिलोक्विनोन, रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, ये याद कर लेना है आपको। इससे अगर कमी हुआ तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। कभी बाइक चला रहे गिर गए, चाहे कहीं से गिर गए, चोट लगे, कट गया तो आपका ब्लड निकलते रहेगा, बंद ही नहीं होगा। अगर विटामिन के कमी है, जैसे मान लीजिए किसी में विटामिन की कमी है, सुई आपको देता है डॉक्टर, सुई जब देते हैं ऐसे डॉक्टर
तो आप क्या करते हैं, ऐसे रुई करके ऐसे कुछ देर बाद छोड़ देते हैं तो आपका ब्लड बंद हो गया। लेकिन विटामिन के की कमी रहेगी तो हरा हरा खून निकलते रहेगा वहाँ से। आप ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, कोई मतलब नहीं, जहाँ छोड़े उसको निकलना चालू हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से फिर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, मतलब यहाँ रक्त का थक्का नहीं, थक्का मतलब क्या होता है, जैसे रक्त कटा, अब दबाए उसको कुछ देर के लिए, चाहे कुछ देर लगा दिए तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, जम के फिर ठीक हो जाएगा। अगर विटामिन के का कमी रहेगा तो ही निकलते रहेगा। अब देखिए लीवर में मतलब यकृत में प्रोथ्रोम्बिन निर्माण के लिए विटामिन की आवश्यक होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन बहुत आवश्यक है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए ये हो गया। इसका स्रोत जो है अंडा है, दूध है, हरी सब्जी, यकृत, लीवर। लीवर आदमी का नहीं खाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रोग, विटामिन, अगर आप जैसे मान लीजिए विटामिन पोषक तत्व तो नहीं लेते हैं या आपके बॉडी में बहुत तरह का दिक्कत होगा। कब? जब आप प्रचुर मात्रा में भोजन नहीं लीजिएगा, तरीके से पानी नहीं पीजिएगा तो आपके कई रोग होंगे, ठीक है। तो रोग देखेंगे अब हम। सबसे पहले आते हैं सूखा रोग। क्या आते हैं? सूखा रोग। एक चीज़ और आपको बताना था, मुझे भी याद करना था, जितने भी एंजाइम होते हैं, मैंने क्या बोला, एंजाइम, वो पाचक एंजाइम। जैसे आप कभी पेट खराब हो गया तो जाइए डॉक्टर के पास, तो एक सिरप देते हैं, उसमें एंजाइम जरूर लिखा रहेगा, पेट से संबंधित देखिएगा एंजाइम। तो एंजाइम से याद रखिएगा पचाता है। क्या करता है? पचाता, मतलब एंजाइम पचाता है, तो एंजाइम से याद रखिएगा। सूखा रोग मतलब मरासमस। सूखा रोग क्या बोलते हैं? मरासमस। मरासमस मतलब क्या हुआ? कम भोजन मिलना। जैसे गरीब लोग को देखिए, या फिर जो बहुत, भारत में लगभग 1.5-2 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जो भूखे से होते हैं, बच्चे, बहुत सारे परेशानियां हैं। तो उनमें क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, सूख पाक के लकड़ी हो जाते हैं। यही है कम भोजन मिलना, मतलब सूखा रोग मतलब मरासमस, सूख पाक के लकड़ी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वासियोरकर भोजन में प्रोटीन की कमी होगा, और इसमें क्या होगा? पेट फूल जाएगा, पेट फूल के तुमड़ी हो जाएगा, ऐसे जैसा लगेगा प्रेग्नेंट है, और हाथ गोड़ लकड़ी रहेगा, हाथ पर लकड़ी हो जाएगा और पेट फूल के मतलब तुमड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? क्वासियोरकर रोग। एनीमिया या रक्तहीनता, कुछ लोग तो बड़ी हंस रहे होंगे। एनीमिया या रक्तहीनता, लौह तत्वों की कमी, बड़ा मजा आ रहा होगा ना। लौह तत्वों की कमी से क्या होगा? एनीमिया या रक्तहीनता, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी या खून की कमी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रक्त अल्पता इसी को बोलते हैं, एक ही बात है। और देखिएगा महिलाओं में मतलब कुछ देखा गया, जैसे कोई डिलीवरी हुआ किसी महिला का तो उसका ऑपरेशन के टाइम ब्लड चढ़ाना पड़ता है, और मासिक धर्म के टाइम भी निकलते रहता है इनका। तो लौह तत्व को दूर करने के लिए मैंने बताया सेव खाइए, पालक सबसे उत्तम स्रोत, पालक सेव मड़ुआ खाइए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना चाहिए। चलिए अब आते हैं, हम 3 चीज़ बताते हैं। जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस। अब देखिए जीवाणु जनित रोग, ये दोनों बहुत कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, एकदम रट लीजिएगा। जीवाणु से होने वाले रोग, टेटनस, टाइफाइड, टीबी यानी क्षय रोग, ठीक है, टीबी यानी क्षय रोग, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग और निमोनिया। मैं इसका ट्रिक बना के आपको बता दूंगा बाद में। टिटनस, टाइफाइड, टीबी यानी क्षय रोग, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, यह क्या है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग। विषाणु यानी वायरस, पहला नंबर कोरोना, कोविड-19, उधर चाइना से आ गया, इधर कोरोना, कोविड-19 जिसकी वैक्सीन भी चल रही होगी। रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया, कुत्ता काट दिया रेबीज हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, एक ही बात है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। खसरा, खस खजुलाते रहेगा, खसरा वायरस है वो। छोटी माता, पोलियो, एड्स, डेंगू, चेचक और हेपेटाइटिस, ये सारे क्या हैं? वायरस से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन है? रिया, सुतोरिया। देखिए रिया मतलब मलेरिया, पायरिया, रिया, सूतो मतलब निद्रा रोग, और रिया फिर आ गया, पायरिया, मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग, पेचिस। रिया एक जगह यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जगह डेप्थ में है, डेप्थ में, वो रिया को नहीं लेना है, डेप्थ वाली रिया को नहीं लेना है, शॉर्ट वाली रिया को लेना है। रिया, सूतोरिया मतलब रिया मतलब मलेरिया, पायरिया, सूतो मतलब निद्रा रोग, ठीक है, ये याद रखिएगा। कालाजार और पेचिस, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एड्स बहुत पूछता है, पहले तो बहुत क्वेश्चन पूछता था यहाँ से। पहला कि ये एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। होता कैसे है? तो वायरस है, वायरस का नाम क्या है? तो HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। अब इसकी जांच कैसे होती है? तो इलिसा टेस्ट होता है, इलिसा क्या बोलते हैं? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। अब इसमें होता क्या? जैसे किसी को एड्स हो गया, ठीक है, एड्स होने के बाद क्या होगा? रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। उसमें देखिए WBC में जो होता है आपका टी लिम्फोसाइट पर जोर देता है, टी लिम्फोसाइट को बोलता है कि तू हटो, कम हो जाओ, कम कर देगा, मतलब जोर मार के हटा देगा उसको। और इसमें क्या होगा कि जैसे अब चोट लग गया या फिर घाव हो गया तो जल्दी भरेगा नहीं, क्योंकि फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रति वर्ष जो 1 दिसंबर को है, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
चलिए ये देखिए, अब प्लांट हार्मोन मतलब पादप हार्मोन की बात करें हम। पादप मतलब प्लांट पादप मतलब प्लांट। अब हार्मोन का काम क्या है, जिसे मुछ में निकल जा रहा है, हार्मोन की वजह से निकल रहा है। अब लड़कियों का देखिएगा स्तन निकलता है, हार्मोन की वजह से निकलता है। हार्मोन कई तरह के होते हैं, जैसे पुरुष में होता है, महिला में भी होता है, उसी तरह पेड़ में भी होता है। तो पेड़ में दो तरह के हार्मोन, पौधे की वृद्धि दर बढ़ाने वाला, मैंने पौधे को बोलेगा बढ़ हो, एक होगा कम करने वाला। तो दोनों को देखिए, पहले पौधे की वृद्धि दर बढ़ाने वाला हार्मोन यह है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। ऑक्सिन मतलब जितने हार्मोन है यहाँ पे पादप हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सिन। दूसरा है वृद्धि दर कम करने वाले, एथिलीन, एब्सिसिकम। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए ऑक्सिन के बारे में जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि पौधे के ऊपरी सिरे पर बनता है और कोशिकाओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। कोशिका, आप देखिए कोशिका से संबंधित चीज दो चार बात बताता हूं। कोशिका को बोलते हैं सेल। सेल के खोजकर्ता 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजा था, ठीक है, लेकिन वो जीवित कोशिका नहीं था। याद रखिएगा, कोशिका वायरस में नहीं होता है, कोशिका वायरस में नहीं होता है। अब कोशिका में सेल का जो खोजकर्ता थे, सेल के जो खोजकर्ता थे रॉबर्ट हुक, ये याद हो गया। लेकिन कोशिका में केंद्रक यानी सेंटर के खोजकर्ता कौन थे, तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने खोजा था, जीवित मतलब जिंदा, तो ल्यूवेनहॉक, ये भी याद रखिएगा। सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। ठीक है, सेल के अध्ययन को, जैसे सेल समझिए क्या है, सेल के बाद बनता है टिश्यू मतलब ऊतक। देखिए सेल है, फिर टिश्यू आएगा, फिर आएगा आपका पार्ट, फिर आएगा बॉडी। देखिए समझा देता हूं, सेल मतलब क्या हुआ, बहुत छोटे छोटे पार्ट हो गए। सेल, बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, ठीक है। सेल से बना आपका टिश्यू, ये देखिए टिश्यू, ऊतक से बना शरीर का पार्ट, जैसे हाथ एक पार्ट है, फिंगर एक पार्ट है, ये पेट एक पार्ट है, ये आंख एक पार्ट है, तो पार्ट बना, पार्ट से पूरा बॉडी बन गया। ठीक, तो सेल जीवन की सबसे क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है, जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, सेल को ये बोलते हैं। ठीक, सेल के बारे में बहुत सारा चीजें बाद में पढ़ाएंगे कभी सेल, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं ऑक्सिन, सबसे इंपॉर्टेंट, पौधे के ऊपरी सिरे बनता है और कोशिकाओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। कोशिका जितने भी है वृद्धि करें, बोलता है रुको, कंट्रोल करता है, तो ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो दिक्कत है। पौधे के फलों और पत्ती को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाती है। पौधों के फल, जैसे पौधा में फल लगता है, पत्ती लगता है, तो शुरुआती अवस्था में, जैसे केला को देखिएगा, केला में क्या लगता है, फल लगता है, उसको गिरने से बचाता है। तो गिर जाएगा तो फिर फल ही नहीं लगेगा उसमें, फूले से ना फल लगता है। तो पौधों में फल और पत्ती को शुरुआती मतलब इनिशियल स्टेज, शुरू स्टेज में गिरने से बचाती है, ये याद रखिएगा। अब ऑक्सिन जो हार्मोन है वो कायिक जनन क्या होता है ना, कि जैसे देखिएगा कभी कभी गुलाब का, जैसे गुलाब है, गुलाब को काट के कहीं लगा दिया, लग गया, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन इसी को बोलते हैं। मतलब ऐसे प्लांट्स लगाने जिनके जड़ से नहीं, ऊपर से काट के कहीं से मिट्टी देके लगा देते हैं। जैसे आम को भी देखिए कई बार बोलते हैं कलमी आम है, हाँ कलमी आम, वही है कलम काट के लगाना, वही है कायिक जनन। तो कायिक जनन यानी नए गुलाब के कलम से नया पौधा तैयार करना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, ऑक्सिन हार्मोन। वो हार्मोन निकलते रहता, नहीं निकलेगा तो फिर बनेगा ही नहीं। ऑक्सिन की अधिक मात्रा तने की वृद्धि कराएगी, क्या, तने में वृद्धि होगा। चलो, ऑक्सिन की अधिक मात्रा अगर प्लांट में हो गई, और कमी क्या होगा, जड़ की वृद्धि कहलाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन की दर बढ़ाता है। कोशिका जो विभाजित होते हैं हमारे बॉडी में भी या प्लांट में भी, कोशिका विभाजित होते रहते हैं, ऐसे टूटते रहते, विभाजित होते रहते हैं, तब विभाजन की दर को बढ़ाता है। चलो बढ़ते रहो। और पौधे के अंग निर्माण, अब कोशिका मतलब विभाजन होगा तब ना अंग बनेगा। अभी मैंने बताया ना, अंग, पार्ट मतलब क्या होगा, अंग, और बॉडी मतलब शरीर, और टिश्यू मतलब ऊतक, और सेल मतलब कोशिका, तो ये याद रखिएगा। तो ये क्या करता है, पौधे के मतलब कोशिका विभाजन, इसको विभाजित कर करके बोलता है टिश्यू बन जाओ, तो पौधे के अंग निर्माण को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है ये। जिब्रेलिन, तीसरा है जिब्रेलिन, पौधे के ऊपरी सिरे और भ्रूण में बनता है। ठीक, पौधे की लंबाई में ये वृद्धि कराता है, बोलता है इतना बढ़ते रहो, आराम से बढ़ो। अब पेड़ की जरावस्था यानी वृद्धावस्था को रोकता है, बोला अभी लंबे रहो, जवान रहो, सब कोई आएगा तुमको काटने। अब दूसरे आते हैं पौधे वृद्धि दर कम करने वाले, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। एथिलीन में देखिएगा, कच्चे फलों को पकाना बहुत इंपॉर्टेंट, कच्चे फलों कौन पकाता है, एथिलीन हार्मोन। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, कोशिका विभाजन को रोकता है, बोलता है नहीं, स्टॉप, रुको, इसलिए इसको बोलते हैं वृद्धि निरोधक हार्मोन, मतलब रोकने वाला हार्मोन। ठीक है, तो हार्मोन से संबंधित ये चीज समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पौधे के अंग, पादप अंग मतलब प्लांट के अंग। जड़ का रूपांतरण, देखिए जड़ क्या है, जड़ नीचे वाला पार्ट जिसमें मूसला या मुख्य जड़, ये चार प्रकार के होते हैं, मूसला या मुख्य जड़ चार प्रकार के। अब चारों प्रकार देखिएगा यहाँ, पहला ये कोनिकल यानी शंक्वाकार, इस तरह से रहेगा, और इस तरह से गाजर होता है। गाजर में कौन सा, कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन वर्णक पाए जाने के कारण गाजर का रंग लाल होता है। ठीक है,
हल्दी का रंग पीला होता है जैंथोफिल वर्णक पाए जाने के कारण, ठीक है। और टमाटर का रंग होता है लाइकोपिन, ऐसे करके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो गाजर हो गया क्या, कॉनिकल मतलब शंकुआकार, इस तरह से गाजर। गाजर क्या है, तो गाजर क्या है, जड़ है, ये सब जड़ लिखे हैं हम। दूसरा ये तर्क रूप में फ्यूजीफॉर्म, थोड़ा सा डिस्को का डांस ऐसे से हल्का करेगा। मूली, मूली को देखेगा एकदम पूरा सीधा नहीं, थोड़ा सा डिस्को का डांस जरूर करेगा हल्का सा। गांठदार, यह ट्यूबरस। शकरकंद को देखेगा गांठ गांठ, ऐसे ऐसे गांठ गांठ बनता है। अब देखिएगा शकरकंद मार्केट में मिलेगा तो देख लीजिएगा गांठ गांठ बनता है, उसको बोलते हैं शकरकंद। ये है आपका कुंभी रूप, कुंभी रूप मतलब बीट, देखे ना बीट, बीट जैसा कुंभी रूप। नेपिफॉर्म, सलजम, यही है बीट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपसे पूछेगा अगर कि बताइए ट्यूबरस का उदाहरण दीजिए या गांठदार जड़ का उदाहरण, तो शकरकंद बोल दीजिएगा। तना यानी स्टीम, तना को बोलते हैं स्तंभ, तना क्या बोलते हैं हम, स्तंभ भी बोलते हैं। स्टीम पौधे का सबसे दृढ़ माने मजबूत भाग होता है तना, ठीक है। और जल का संवहन कौन करता है, ज से जल तो ज से जाइलम, जाइलम करेगा। और फ से फल तो फ से फ्लोएम करेगा। फल का संवहन मतलब पौधों में कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। अब इसके कार्य मतलब जड़ के दो कार्य हैं, शाखाओं को फैलाना, सॉरी जड़ बोल बोल दिया मैंने, तना। तना के दो काम है, शाखाओं को फैलाना, ब्रांच डेवलप करना, तना ब्रांच डेवलप करेगा। और दूसरा फूल फल और पत्ती को संभालेगा तना, ठीक है। तना क्या करेगा, ब्रांच को फैलाएगा और फूल फल पत्ती को संभालना। तना मतलब पिताजी और जड़ मतलब दादाजी, समझ लीजिए, बस ऐसे ही याद रखिएगा। पिताजी का काम क्या है, पिताजी क्या करते हैं, फूल फल पत्ती मतलब बच्चों को संभाल के रखते हैं कि चलो संभलो, शाखाओं को फैलाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तना देखिए, ये है तना, तना में गांठ पाया जाता है, गांठ और दूगो गांठ, यहाँ दूगो गांठ है बीच में। गांठ को बोलते हैं पर्व संधि मतलब नोड, या नोड्स कह लीजिए या नोड कहिए। गांठ को बोलते हैं पर्व संधि यानी नोड, और दोनों गांठ के बीच जो जगह है उसको बोलते हैं पर्व यानी इंटरनोड। तो तनों में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो पर्व किसको बोलते हैं, इंटरनोड को। निकटतम दो पर्व संधियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, पर्व। जैसे मान लीजिए ये है आपका, मैं फिर से फिगर दिखा देता हूँ। यहाँ पे गांठ है इस तरह से, दो गांठ, तीन गांठ, चार गांठ में लेता हूँ। जैसे अब डंटा देखिएगा, हर घर में डंटा मिलेगा, डंटा जिसको सांप मारने के लिए रखते हैं, तो गांठ बाई गांठ रहेगा। चाहे आप वो छोड़ दीजिए, छठ सबके घर होता है, सबके घर होता है। छठ में देखिएगा ये जो ईख रहता है, ईख उसमें गांठ गांठ रहेगा। तब पहला गांठ, इसको क्या बोलते हैं, पर्व। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी पर्व संधि, इसको क्या बोलेंगे, पर्व संधि। ये भी पर्व संधि, ये भी पर्व संधि, ये भी पर्व संधि। इनके बीच ये वाला चीज, ये क्या है, पर्व यानी इंटरनोड। ये इंटरनोड, ये इंटरनोड, तो इसको इंटरनोड बोलते हैं। जैसे दूब, घास, गन्ना, मकई, बांस, मकई, गन्ना, बांस, ये सब क्या है, तो ये सब तना है, ये सब आपके इंटरनोड्स, याद रखिएगा। तो नोड इंटरनोड समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अंडरग्राउंड स्टीम यानी भूमिगत तना। भूमिगत तना मतलब भूमि के अंदर तना है। अब तना में क्या है, हल्दी, हल्दी को जड़ नहीं समझिएगा। अदरक, अदरक जड़ नहीं है। प्याज, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन जितना है सब क्या है, तना है। तो याद रखिएगा। अब तने का रूपांतरण करते हैं, चार भाग में तना को बांटे, याद रखिएगा, इंग्लिश भी हिंदी भी। कंद मतलब ट्यूबरस, ट्यूबरस मतलब आलू। कंद का पूछेगा, कंद तना कौन है, ये सब तने हैं, जितना लिखे हैं यहाँ तक ये सब तना है। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तना है, यहाँ तक ऊपर वाला ये सब तना है। तो आलू क्या है, तना है, मतलब कंद वाला तना है। सल्क कंद यानी बल्ब, प्याज। सल्क मतलब एक पर एक परत प्याज निकालिएगा तो मिलेगा लहसुन, क्या है, सल्क कंद। घन कंद, अरबी और जमी कंद, ये खोजिएगा आप लोग। अब प्रकंद, रिजोम, अदरक और हल्दी, ये प्रकंद है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए तने का मतलब तना कौन कौन है। आओ पिया, अब हल्के से आओ पिया। पिया मतलब क्या होता है, स्वामी, मालिक सब बोलते हैं, हल्के से। आ मतलब होता है आलू, ये है तना, ये सारे क्या है, तना, याद रखिएगा। ये क्या है, तना, टोटल तना है। इसको याद रखने का मैंने एक ट्रिक बता दिया है। ओ मतलब ओल, ओल भी नीचे है, तना जड़ नहीं है। पिया मतलब प्याज, पियाज, हम इसको प्याज लिख देते हैं, प्याज, ठीक है, ताकि आपको याद हो। इसको प्याज या प्याज कहते हैं, ठीक। अ मतलब अदरक, ब मतलब बांडा, ये हल मतलब हुआ हल्दी, ठीक है, हल्दी, और के मतलब हुआ केसर, ठीक है। तो एक बार फिर बता देता हूँ। आ आलू, ओल, पिया मतलब प्याज या प्याज कहिए, अ मतलब अदरक, ब मतलब बांडा, और हल मतलब हल्दी, और के मतलब केसर, ये है आपका तना। अब आते हैं पुष्प में। पुष्प मतलब फूल। फूल में जनन अंग दो हैं, पुमंग और जयंग। नर वाले पुष्प के मतलब नर का जो जनन अंग है वो है पुमंग, फूल का मतलब, और मादा का जो जनन अंग है फूल का वो है जयांग। फल दो प्रकार के होते हैं, फल कूट और असत्य फल, कूट या असत्य फल, ठीक है। इसी को जूठा फल कहते हैं, जूठा फल्स फ्रूट। तो फल पुष्पासन में बनता है,
लास्टली फल पुष्पासन में बनता है, जैसे सेब हो गया, काजू हो गया, और भी उदाहरण इसके। वास्तविक या सत्य फल, वास्तविक या सत्य फल कौन सा है? ट्रू फ्रूट, अंडाशय से निर्मित फल, अंडाशय से जो निर्मित होकर बनेगा, जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, ये सब क्या है? आपके अंडाशय से निर्मित फल हैं, यानी सत्य फल। चलिए आगे आते हैं, फोटोसिंथेसिस समझ लीजिए। फोटोसिंथेसिस समझाने के पहले आपको एक फिगर दिखा देता हूँ मैं, ताकि आप समझ जाएं बहुत अच्छे से। फोटोसिंथेसिस, ये देखिए फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। सबसे उत्तरदायी जो इसके लिए रंग है वह है लाल। कौन सा? लाल। सूर्य का प्रकाश दिन में होगा, रात में कभी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य भगवान दिन में निकलते हैं। पौधों में देखिए, पौधों की पत्तियों का जो रंग होता है हरा, उसमें एक वर्णक होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होगा तो हरा नहीं होगा। जैसे गाजर में कैरोटीन होता है, कैरोटीन अगर इसमें डाल दीजिएगा तो ये गाजर जैसा हो जाएगा रंग। कभी पढ़ाएंगे वर्णक तो उसके में दिखा देंगे। सूर्य का प्रकाश यहाँ आया, अब पौधे का जो जड़ है, जड़ से क्या होता है? जाइलम मतलब यहाँ से क्या लेते हैं हम? खनिज और जल लेते हैं। जड़ से क्या? खनिज और जल ऊपर तक पहुँचा रहे हैं। जड़ से क्या ले रहे हैं? खनिज और जल। खनिज जो है, और मतलब इनके जो खाना है वो, और जो भी पोषक तत्व हैं, खाना नहीं, जो भी पोषक तत्व है, खाना तो बनाएंगे भी हम लोग, पोषक तत्व और जल लेके ऊपर गए। और ऊपर गए तो यहाँ पे क्या है आपके? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्लोरोफिल है। ये हरा पत्ती किस लिए है? क्लोरोफिल के कारण। ये हरा पत्ती नहीं होगा तो मतलब क्लोरोफिल इसमें नहीं रहेगा तो हरा पत्ती नहीं होगा, तो क्लोरोफिल हो गया। ठीक। वायुमंडल से पौधा क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितने हैं? तो 0.03%। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.03%। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% क्या है? CO2। ठीक। देखिए 78% है नाइट्रोजन। ठीक है। और फिर है आपका 21% है O2 यानी ऑक्सीजन, और 0.93 या 94 ले लीजिए आर्गन है, और चौथा नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों क्रम से याद रखिएगा। ठीक। तो जैसे ये CO2 लिए, अब CO2 लिए और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में पोषक तत्व वगैरह सब आया, तो ये मिल के क्या करेंगे? लाइट यहाँ से आया और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में मतलब भोजन बनाएंगे, और भोजन बनाएंगे तो ग्लूकोज यानी मंड के रूप में, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा मंड यानी भोजन। अब यही भोजन जब बन जाएगा इनका, तो फ्री एनर्जी इनका मिलेगा। फ्री एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगी यहाँ पे। और दूसरा चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, ये छोड़ेंगे क्या? ऑक्सीजन। तो पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है, मतलब प्लांट्स मतलब पौधे बोलिए या फिर पेड़ पौधा जो भी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन ही लेते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए, तो पेड़ लगाओ देश बचाओ, ये याद रखिएगा, पेड़ लगाना है आपको भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे प्रभावकारी रंग कौन सा है? तो लाल है। एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जीव भी है और रसायन भी है, टोटल अभिक्रिया हो रहा है। मतलब सूर्य क्या है? सूर्य का प्रकाश क्या है? एक रसायन है। ठीक है, तो हो रहा है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा भूमि से जल और खनिज अवशोषित करते हैं। ठीक। वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ, जिसको बोलते हैं पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, की उपस्थिति में मंड यानी भोजन बनाते हैं और वायुमंडल में CO2 मुक्त करते हैं। इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इनका अंतिम जो उत्पाद होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमको क्या मिलता है? हमको क्या मिलता है? हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, और ग्लूकोज शीघ्र ही बदल जाता है मंड माने भोजन में। इनका भोजन पत्तियों का मिल जाता है। ठीक। प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त ऊर्जा मतलब फ्री एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक। ये फॉर्मूला है 6CO2। यह कार्बन डाइऑक्साइड लिए हम किससे? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, प्लांट लिए, जल नीचे से लिए, और सन का लाइट मिला और क्लोरोफिल ये मिला, तो बना क्या? शर्करा C6H12O6 शर्करा बना, और 6O2 यानी ऑक्सीजन। तो ये फिर बन के फिर हमारा कंप्लीटली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हो जाती है, और ये ग्लूकोज के रूप में, एक शर्करा ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होते हुए क्या बन जाती है? मंड यानी इनका भोजन बन जाती है। भोजन, पत्तियों का भोजन बन जाता है, पौधों का भोजन बन गया, और ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं कहाँ पे? वायुमंडल में। तो ये था बायोलॉजी का एक वीडियो, आप लोग इसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। जहाँ भी जो प्रॉब्लम होगा, या थोड़ा जल्दी, मैं जल्दी आज पढ़ा रहा था, थोड़ा अगर जल्दी की वजह से आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैसे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे जो भी मैंने बताई है वो आपके प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, तो आप इससे संबंधित चीज़ पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है। तो
तैयारी में लगे रहिए। आप अपनी तैयारी को और ज़ोर शोर से करें। बहुत सारा मतलब जो नया साल है ये 2021, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके साथ है और हम लोग भी मिल के, आज़ाद टीम पूरी मिल के आपका सहयोग करेगी। तो आप अपने लाइफ में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।